बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। लाइफलाइन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के पुरस्कार तरीन किरदार सेठ आबिद के बारे में, चौंका देने वाले इंकशाफात और तहकीक के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए ताकि ऐसी ही तमाम वीडियोस आपको बआसानी मैसर आ सकें और आप उन तमाम वीडियो से लुत्फ भी उठा सकें। दोस्तों, वीडियो की जानिब वापस आते हैं, सेठ आबिद की बात करते हैं। कराची का सराफा बाजार किसी जमाने में कामिल गली में हुआ करता था। उसी सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान भी हुआ करती थी। सेठ आबिद के वालिद की बाबत बताया जाता है उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर रखा था। वो सराफा बाजार में एक हाथ से कैंची लेकर घूमा करते थे और जहां किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें देखते वहीं कैंची से उसकी मूंछें तराश देते, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए, जिनमें से आज कितने जिंदा हैं इसका इल्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि उन 6 बेटों में से हर एक अरबपति तो जरूर है। एक और बात जो इन भाइयों में मुश्तरक थी वो ये है कि सब के सब हाजी थे। उन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में वो सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले हैं। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। पब्लिक रिलेशनिंग की बात की जाए तो उन्हें सिरे से इसका कोई शौक नहीं है। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से भी नवाजा। उनके दोनों छोटे बेटे गूंगे, बहरे और रिटार्डेड हाउस में रहते हैं। उनके सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अय्याज महमूद को लाहौर में कुछ अरसे कबल कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ सेठ आबिद ने हैरतनाक तौर पर कोई कानूनी इकदाम नहीं उठाया। उनका ये मरहूम बेटा हाफिज कुरान और खालिक दीना हॉल कराची में नमाज़े तरावी पढ़ाया करता था। बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड्स सेठ आबिद से तलब किए। उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ ना लग सके। उसी जमाने में एक बार कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने खड़े देखे गए। मालूम हुआ कि वो सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बैठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में जेरे तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में। बहर कैफ दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो को रिहा कर दिया गया। ये बात पाकिस्तान के अवाम से ठकी छुपी नहीं कि जनरल जियाउल हक की रिटार्डेड बच्ची थी। उसे भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा बेहद पसंद थे, लिहाजा जनरल जियाउल हक ने अपने घर के दरवाजे भारतीय अदाकार के लिए खोल रखे थे और वो जनरल जिया के यहाँ कयाम भी करते थे। मुमकिन है आपको ये जानकर ताज्जुब और हैरत हो कि भुट्टो के कसूरी कत्ल में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई हुई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बरादरे निस्बती था।
بھٹو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا. وہیں اس نے اپنی زندگی کے تمام ایام گزارے. ایک ادارے کی جانب سے منعقدہ تقریب میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سیٹھ عابد کے ہمراہ شریک تھے. تقریب کے منتظمین کی جانب سے کوکا کولا سے مہمانوں کی تواضع کی گئی. کوکا کولا پینے کے دوران اس کے چند قطرے سیٹھ عابد کے کوٹ پر گر گئے. صدر مملکت ضیاء الحق نے جھٹ سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ان دھبوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے. دوستو، سیٹھ عابد اور قاسم بھٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا اسمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے کہ جنرل ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگا دیا. دونوں نے مل کر بحیرہ عرب میں اس اسمگل شدہ سونے کو چھپا دیا. قاسم بھٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹھ عابد نے سپریم کورٹ سے اس اسمگل شدہ سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا اس کے قبضے میں آ گیا. یاد رہے کہ اسی قاسم بھٹی نے کراچی کے ایک معروف ہوٹل فریڈرکس کیفیٹیریا میں صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا. سونے کے بعد سیٹھ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا. آج کل وہ بالخصوص کراچی میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہیں. صدر میں واقع ریجن پلازا ہوٹل کے مالک فیروز الدین باویجا ان کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور سیٹھ عابد اکثر اپنی شامیں اسی ہوٹل میں گزارتے ہیں. دوستو، سیٹھ عابد نے اسمگلنگ کے حق میں کئی فتوے بھی لے رکھے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسمگلنگ ایک قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اسے جرم بنا دیا گیا. شیخ عابد حسین کا آبائی تعلق پنجاب کے مردم خیز ضلع قصور سے ہے، جہاں کے بابا بلے شاہ ملکہ ترنم نور جہاں میٹھی اور خود سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. شیخ عابد نے لاہور میں ذہنی معذوروں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن اور قصور میں ایک ہسپتال بھی بنوا رکھا ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، اور وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل طور پر عبور رکھتے ہیں. کسی زمانے میں آئی چندی گڑھ روڈ پر واقع عمارت یونی ٹاورز میں ان کا دفتر واقع تھا. دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم نے آپ سے سیٹھ عابد کی وہ تمام تفصیلات شیئر کی جو شاید آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا تھیں. اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ہم ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں.